हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कौन कौन से रेट्स है, स्मॉल रेट और लार्ज रेट कौन कौन से है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या है। चलिए अब जानते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी मतलब कि लेवी एंड कलेक्शन क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, मतलब कि आप जब भी कोई भी सर्विसेज या तो गुड्स क्या कोई भी चीज़ का सेलिंग कर रहे हो तब आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है सप्लाई। अब सप्लाई क्या है, सप्लाई के अंदर क्या आप इंक्लूड कर रहे हो, क्या एक्सक्लूडिंग कर रहे हो। जैसे हम गुड्स या तो सर्विसेज कोई भी सप्लाइड कर रहे हो तो उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज़ प्लेस। प्लेस मतलब कि आप इंटर स्टेट या तो इंट्रा स्टेट, आप विद इन द स्टेट गुड्स का सप्लाइड कर रहे हो या तो आउट ऑफ द स्टेट का सप्लाई कर रहे हो। और चौथा जो मेन पॉइंट है दैट इज टाइम। इट मीन्स स्पेसिफाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आप कौन से टाइम के ऊपर आप गुड्स एंड सर्विसेज को भेज रहे हो। मतलब कि ये जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं लेवी एंड कलेक्शन के अंदर क्या चीज़ होने ज़रूरी है। जैसे हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो टैक्स कैसे कलेक्ट हो रहा है। आगे जैसे हमने देखा था कि हु विल पे जीएसटी, कौन सा पर्सन ऐसा होता है कि जो जीएसटी पे करता है, ठीक है, किसको पेमेंट कर रहा है, तो वो कलेक्शन हम कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है, ये यहाँ पे जो हमें दी गई है कि सब्जेक्ट होना जरूरी है, सप्लाई क्या आप कर रहे हो, कौन सा पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, प्लेस आपका कौन सा है और कौन से टाइम के ऊपर आप वो कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज स्मॉल सप्लाइज एंड कॉम्पोजिशन स्कीम। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है स्मॉल सप्लाइज, मतलब कि छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए कुछ एडवांटेज गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है और स्कीम के अंदर क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी, चलिए जानते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम is a simple and easy scheme under GST for taxpayer. Small taxpayer can get rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover. मतलब कि ये जो टैक्स पेयर, जो भी टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें भी दो तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रूल एप्लीकेबल कर दिया है कि जो जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं उसके लिए एक एडवांटेज कि उसको टैक्स कैसे और कहाँ पे करना है और कितना टैक्स पे करना है। कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन से छोटे बिजनेसमैन आते हैं, चलो वो जानते हैं। दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज लेस देन ₹1.5 करोड़। मतलब कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, 1.5 करोड़ से कम हो, उसको हम छोटे टैक्स पेयर बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर हम एक बिजनेस चलाते हैं और उसका टर्नओवर 50 लाख है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जिसका टर्नओवर बिजनेस के अंदर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर कम है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। और उनको कैसे टैक्स पे करना है, मतलब कि जो बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा रेट पे करना पड़ता है। तो यहाँ से जो आप देख रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर तो एक फिक्स रेट होता है जो कि 0% से लेके 6% तक का टैक्स रेट पे करना पड़ता है। तो क्या उससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा? जी नहीं, गवर्नमेंट को ये नुकसान नहीं होता है। ये तो टैक्स तो पे करवाते ही है लेकिन कम टैक्स पेमेंट करवाते हैं। और कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में अगर जाने तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिल ऑफ बुक्स या तो जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन, ये अकाउंट्स मेंटेन करो वो अकाउंट्स मेंटेन करो, तो उसमें उनको छुट्टी मिल जाती है। तो ये स्मॉल सप्लाइज होता है जिसको हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर इंक्लूड करते हैं। जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो उसको हम कॉम्पोजिशन स्कीम में रख रहे हैं। सो दैट इज वेरी सिंपल एंड ईजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पेयर। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। अब वो कहाँ पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसे स्टेट है जहाँ पे उनकी लिमिट दी गई है। अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड इन द प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। अब ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी हमें मिल जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम के थ्रू? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश
और उसकी जो लिमिट है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो है 75 लाख। अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उसकी जो लिमिट है कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत वो है 150 लाख, दैट इज 1.5 करोड़। तो ये एप्लीकेबिलिटी हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर देख रहे हैं। सो उसका एडवांटेज छोटे जो टैक्स पेयर होते हैं उनको मिल रहा है। जैसे बड़े टैक्स पेयर जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, जिसको टैक्स ज़्यादातर पे करना पड़ता है, उसको ये बुक मेंटेन करनी पड़ती है, ऑडिट या वगैरह जो भी हम देखते हैं, तो ये परचेज बुक है या तो सेल बुक है या तो कोई भी ऐसी बुक है जिसका ऑडिट और वगैरह करना पड़ता है। तो ये छोटे टैक्स पेयर में से उनको छुट्टी मिल जाती है। सो उसको अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत रखा गया हुआ है, जो हम स्मॉल टैक्स पेयर उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है टैक्स रेट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जैसे अगर आपका कोई भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी आप कर रहे हो तो वो विद इन द स्टेट कर रहे हो या तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वो आपका जो रेट है वो कैसे और कितना रेट है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स एक्सक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड आइटम्स। तो CGST के थ्रू मतलब कि डायरेक्टली सेंट्रल को जो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका जितना भी टर्नओवर है तो उसके मुताबिक 0.5% आपको सेंट्रल को पे करना पड़ेगा। अगर SGST या तो यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि स्टेट को या तो यूनियन टेरिटरी को अगर आप पे कर रहे हो, देन अगेन 0.5%, दैट इज ऑन योर टर्नओवर। आपका जितना टर्नओवर है उसके ऊपर आपको 0.5% पे करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल 1%। अगर आप रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सप्लाई मतलब कि आपकी सर्विसेज अगर है तो सेंट्रल को आपको 2.5% पे करना पड़ेगा, जितना भी आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से, और स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी को 2.5% आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल GST 5%। और अगर अदर सप्लाईज है तो उसके अंदर सेंट्रल को 5% और स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी को भी 0.5%, मतलब कि टोटल GST आपको 1% पे करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स रेट है वो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत जो भी आप गुड्स या तो सर्विसेज पे कर रहे हो तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लग रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो ये सारे GST के रेट यहाँ पे दिए गए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कौन कौन से ऐसी क्लासिफिकेशन है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं। चलिए, पहला जो पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकली गुड्स है या तो फ्री गुड्स है, जहां आगे हम देख रहे थे कि जिसके ऊपर टैक्स रेट नहीं लगता है, ऐसे कई सारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो वो गुड्स हम देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इकोनॉमिक सर्विसेज एंड फ्री सर्विसेज। कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है, पहले जैसे गुड्स के बारे में हमने जाना तो ये है हो गई सर्विसेज, तो ऐसी कौन सी फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट हमको दे रही है। कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, कौन कौन से ऐसे असेट्स या तो वगैरह जो हम देखते हैं कैपिटल जो है हमारी, तो बिजनेस के अंदर ऐसे कौन से गुड्स है जहाँ पे ये हमें फ्री में मिलता है। प्रोड्यूसर सर्विसेज एंड कंज्यूमर सर्विसेज, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, अब प्राइवेट एंड पब्लिक के अंदर कैसे टैक्स रेट या तो कैसे हम क्लासिफाइड उनको करते हैं जो भी आपका गुड्स है उसको। एंड ड्यूरेबल एंड सिंगल यूज, ड्यूरेबल गुड्स या तो सिंगल यूज को कैसे हम यूज करें, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। दूसरा है डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स। चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि डेबिट नोट्स क्या है एंड क्रेडिट नोट्स क्या है और वो कैसे और कब इश्यू हो रही है। अ डेबिट नोट इज GST is a document issued by the supplier in the following cases। कब इसको इश्यू कर रहे हैं हम डेबिट नोट। इंक्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि जब भी आपका सप्लाई हो रहा है, व्हेन अ सप्लायर रिक्वायर्स टू इंक्रीज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ही और शी हैज टू इश्यू अ डेबिट नोट टू द रिसिपिएंट। कब हो रहा है, मतलब कि जब भी सप्लायर की रिक्वायरमेंट मतलब इंक्रीज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब भी सप्लाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब हम डेबिट नोट को इश्यू कर रहे हैं। इंक्रीज इन GST चार्ज इन इनवॉइस, अब इनवॉइस की बारी। व्हेन अ सप्लायर रिक्वायर्स टू इंक्रीज द रेट और वैल्यू ऑफ GST चार्ज इन एन इनवॉइस ही और शी हैज टू इश्यू अ डेबिट नोट टू द रिसिपिएंट। मतलब कि जब भी रेट ऑफ वैल्यू मतलब कि GST चार्ज जो इनवॉइस के ऊपर लग रहा है अगर वो बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, जिस रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन सप्लायर, तब डेबिट नोट को हम इश्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया डेबिट नोट, मतलब कि जब आपका सप्लायर इंक्रीज हो रहा है तब टैक्सेबल वैल्यू जो भी इंक्रीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तब जाके डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। और दूसरी भी चीज़ है कि अगर आप जो भी चार्ज इनवॉइस के ऊपर जो लगा रहे हो, जो सप्लायर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से
आप इंक्रीज द रेट और वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ जीएसटी चार्ज इन इनवॉइस, तब जाके हम डेबिट नोट को इश्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया डेबिट नोट्स। अब क्रेडिट नोट्स क्या है, जैसे आगे हमने देखा था, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, कब हम ये डॉक्यूमेंट इश्यू कर पाते हैं। अ क्रेडिट नोट इन जीएसटी इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सप्लायर इन द फॉलोइंग केसेस। सप्लाईज आर रिटर्न और फाउंड टू बी डेफिशिएंट बाय द रिसिपिएंट। मतलब कि जब भी आपका गुड्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है, आपका कोई भी गुड्स या तो सर्विसेज आपने सप्लाई की है और वो अगर वापस आती है, तब जाके हम क्रेडिट नोट को इश्यू कर रहे हैं। When goods supplies are returned by the recipient of the goods and services supplied are found to be deficient by the recipient, the supplier should issue a credit note. जब भी आपका सप्लाई रिटर्न हो रहा है, तब जाके हम ये क्रेडिट नोट को इश्यू कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है डिक्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, तब जाके रिसिपिएंट क्या कर रहा है, क्रेडिट नोट को इश्यू कर रहा है। When a supplier requires to decrease the taxable value of a supply, he or she has to issue a credit note to the recipient. मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू जो भी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे हमने देखा था इंक्रीज हो रही है, डेबिट नोट के अंदर क्या था, इंक्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तब जाके सप्लायर की ये डेबिट नोट इश्यू कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तब जाके रिसिपिएंट क्या कर रहा है, क्रेडिट नोट को इश्यू कर रहा है। डिक्रीज इन जीएसटी चार्ज इन इनवॉइस, अगेन जैसे आगे हमने देखा इंक्रीज हो रही है अगर इनवॉइस तो डेबिट नोट आएगा। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है आपकी इनवॉइस चार्ज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट के बारे में सोचना पड़ेगा। व्हेन अ सप्लायर रिक्वायर्स टू डिक्रीज द रेट और वैल्यू ऑफ जीएसटी चार्ज इन एन इनवॉइस, ही और शी हैज टू इश्यू अ क्रेडिट नोट टू द रिसिपिएंट। तो दो पॉइंट यहाँ पे हमें दोस्तों ध्यान में रखना है डेबिट एंड क्रेडिट नोट के अंदर। जब भी इंक्रीज हो रही है टैक्सेबल वैल्यू तो डेबिट नोट, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट नोट को ध्यान में रखो। इंक्रीज इन जीएसटी चार्ज इन इनवॉइस, अगर जीएसटी चार्ज इनवॉइस इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट नोट को ध्यान में रखना है, और डिक्रीज इन जीएसटी चार्ज इन इनवॉइस हो रहा है तो आपको क्रेडिट नोट को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया पॉइंट हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। अब चलिए जानते हैं कि टैक्स इनवॉइस या तो बिल्स ऑफ सप्लाई जो है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस अंडर जीएसटी, तो कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से आपको दिखाया गया है, टैक्स इनवॉइस एंड बिल्स ऑफ सप्लाई। फॉर द टैक्स इनवॉइस फॉर ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल सेल्स, अगर कोई भी आप टाइप्स जो भी आप सेल्स कर रहे हो तो उसके मुताबिक कॉमन बिल बुक फॉर क्या क्या होता है, लोकल सेल्स में आप करते हो या तो सेंट्रल सेल्स कर रहे हो या तो सेल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हम टैक्स इनवॉइसेस के अंदर टाइप्स ऑफ टैक्सेबल सेल्स में देख रहे हैं। अब बिल्स ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्ट सेल्स, मतलब कि 0%, तो उसमें सेल बाय कॉम्पोजिशन डीलर, तो उसके डीलर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। चलो मान लीजिए कि अगर एक कोई भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का गुड्स हम सेल कर रहे हैं, और मान लीजिए कि उसके ऊपर जीएसटी रेट 12% लगता है, तो लोकल सेल्स मतलब कि विद इन द स्टेट, अगर आप से फॉर एग्जांपल चलो मान लीजिए कि मैं गुजरात के अंदर रहकर ही गुड्स का क्या कर रहा हूँ, सप्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेल्स कर रहा हूँ, तो क्या होगा, और गुजरात से अगर मैं राजस्थान मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर मैं कोई भी गुड्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल कैसे हो रहा है। सी लोकल सेल्स मतलब कि विद इन द स्टेट, अगर आप स्टेट के अंदर गुड्स को सेल कर रहे हो तो क्या आपका टैक्स रेट होगा और कैसे आपको टैक्स को पे करना है। सो मान लीजिए कि सेल्स हमारा है 1 लाख रुपीज़, और उसके ऊपर ये मैं दिखा रहा हूँ लोकल सेल्स विद इन द स्टेट, मतलब कि स्टेट के अंदर रहकर ही अगर आप गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, तो 1 लाख के ऊपर अगर 12% रेट लगता है तो हमें कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो हमें सबको पता है अगर विद इन द स्टेट है देन सेंट्रल प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो 50-50%, 12% का 50% मतलब कि 6% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और बाकी का जो 6% है वो स्टेट गवर्नमेंट हो, मतलब कि 6,000 रुपये सेंट्रल को हम दे रहे हैं और 6,000 स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हो जाएगा 6,000 मतलब टोटल 1,12,000। ये हो गया विद इन द स्टेट, मतलब कि स्टेट के अंदर रहकर अगर आप गुड्स या तो सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो तो 50-50% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 50% सेंट्रल एंड 50% फॉर स्टेट गवर्नमेंट।
चलो अब आते हैं सेंट्रल सेल्स आउटसाइड द स्टेट, मतलब कि एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर आप गुड्स या तो सर्विसेज का सप्लाइड कर रहे हो, तो सेम एग्जांपल, अगर हम 1 लाख का कोई भी गुड्स सेल करते हैं उसके ऊपर 12% रेट लगता है, तो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को ही 12%, सेंट्रल गवर्नमेंट को 12%, 1 लाख के ऊपर 12%, मानी कि 12,000 हम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1,12,000। सो ये हुआ डिफरेंस। स्टूडेंट्स सबको पता चल गया होगा कि अगर विद इन द स्टेट हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाइड कर रहे हैं तो 50-50% स्टेट गवर्नमेंट को या तो 50% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई, वहाँ कर आपको पूरे के पूरे जितने भी परसेंटेज दिए होते हैं वो आपको पेमेंट करना पड़ता होगा। अब ये है टैक्स इनवॉइसेस। ये जो टैक्स इनवॉइस यहाँ पे दिया गया है उसमें क्वांटिटी, रेट, नेम, आपका टैक्स जीएसटी नंबर क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे आप CGST या तो SGST या तो से UTGST आप पे कर रहे हो। यहाँ पे जो आपको मैन्युफैक्चरिंग जो एंड सप्लाई ऑफ जो दिया हुआ है वो है अहमदाबाद, मतलब कि गुजरात स्टेट के अंदर अहमदाबाद जो है सिटी, वहाँ का दिया हुआ है। अब कस्टमर कौन है और कहाँ पे है कस्टमर, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कहाँ पे है, मतलब कि वो दिल्ली में है। मतलब क्या हुआ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये गुजरात में से गुड्स या तो सर्विसेज को हम कहाँ ले जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर। तो आपको कैसे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्वॉइसेस दिया है उसमें आपको दिया गया है IGST, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट जो दी हुई है 1154, आपको नीचे दिख रहा होगा कि टैक्सेबल अमाउंट जो है 1154 दिया हुआ है, और उसमें जो IGST लगा हुआ है 103.86, मतलब कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा ही टैक्स ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो जो भी टैक्स रेट यहाँ पे लग रहा है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 18% टैक्स रेट दिया हुआ है, राइट, या तो 9% आपको जो पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको GST टैक्स जो है वो पेमेंट करना है। मतलब कि ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाइड, मतलब IGST हमें ये टैक्स का पेमेंट कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, थैंक यू।